नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले ऑनलाइन यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर यह अनाउंस किया गया था, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई थी कि यूपीएससी की जो पूरी तैयारी है, पूरा जो सिलेबस है, हम आपको फ्री में कराएंगे, पूरी तैयारी फ्री में कराएंगे। तो इसी सीरीज में आज आपकी ये शुरुआत हो रही है। 16 जुलाई की आज ये तारीख है और दिन के बज चुके हैं 11। मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरा जो सिलेबस है वो फ्री के क्रम में पहला लेक्चर आपका आज शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो 2025 जो बच्चे 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2027 एग्जाम को, यूपीएससी के इन 3 साल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये एकदम तैयार हो जाएं। पूरी तैयारी आपको निशुल्क कराई जाएगी। ठीक है, और आपको जो पूरा बुक्स है जो होने चाहिए, पॉसिबल रिसोर्सेस हैं, वो आपको भी मुफ्त यहां पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पर पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं। लास्ट बैच यहां पर कंप्लीट किया गया और ये बैच अब 2025 के लिए शुरुआत किया जा रहा है और 2026, 27 इन 3 सालों में अगर आप वही तैयारी एग्जामिनेशन आपको देना है तो आप तैयार हो जाएं। ठीक है, आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपका साथ पूरी सिलेबस में आपको ये कहें कि आपको जो यहां पर कहा जाएगा, जो आपको यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसको आपको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब यह है कि आपको नोट्स बनाते चलना है। पूरा जो जितने सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की जाएगी, बिल्कुल जीरो से मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं और नोट्स बनाते चलेंगे। जो यहां पर बताया जाएगा, जो यहां पर बोर्ड पर मैं ऑन बोर्ड लिखूंगा, उसको आप अपने नोट्स में बनाते चलें, अपनी लैंग्वेज में भी, जो मैं लिखवाऊंगा उसमें भी। ठीक है, तो ये क्या है, आपको क्या करना है, यहां पर प्रिपरेशन की शुरुआत यहां पर मैं कर रहा हूं। चलिए, अब ये बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। बिल्कुल किससे करेंगे? जीरो से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? पहले यूपीएससी को जानते हैं। कैसे जानते हैं? पहले यूपीएससी को जानते हैं कि यूपीएससी आखिरकार है क्या, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराती है, किस पार्ट में ये डिवाइड है, कितने पार्ट में, और ये सारी चीजें हम यहां पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर शुरुआत करेंगे यूपीएससी से और ये जानेंगे कि यूपीएससी कितने पार्ट में इस एग्जाम को लेता है, बिल्कुल शून्य से। जो बच्चे यूपीएससी को भी नहीं जान रहे होंगे वो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो तैयारी है बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी कि ये यूपीएससी है क्या, कितने पार्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी पर शिफ्ट करेंगे, क्लास शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूपीएससी कितने पार्ट में इस एग्जाम, थोड़ा ब्रीफ यहां पर जानने की कोशिश करते हैं, ब्रीफ में थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में। उसके बाद आप यहां पर जो क्लास है आपकी वो शुरू करते हैं। देखिए, यूपीएससी आप सभी जानते हैं, यूपीएससी जो है वो 3 पार्ट में अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है। 3 पार्ट का मतलब ये है कि यहां पे आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपका किसका, मेंस का एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपका किसका एग्जाम होता है, लास्ट में जो इंटरव्यू होता है। ये 3 पार्ट हैं। ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू, ये 3 पार्ट हैं। अब सबसे पहला जो पार्ट है आपका प्रीलिम्स, जिसमें आप सभी लोग अपियर होते हैं, और ये जो मेंस है ये तो ये मानकर चलिए यहां पर वो लकी लोग जो यूपीएससी के एग्जाम को सही ढंग से सीरियस तरीके से पढ़ते हैं वो लोग इसमें अपियर हो पाते हैं। सीरियस आप कहें या फिर कहें कि इस कंपटीशन को जो बीट कर पाते हैं, ये पहला पार्ट जो प्रीलिम्स है, वो लोग वहां पर अपियर हो पाते हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं? जो 24 घंटे जिनके दिमाग में क्या चलता रहता है, यूपीएससी, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी, उससे अधिक कुछ नहीं, उससे नीचे कुछ नहीं। 24 घंटे आपके दिमाग में यूपीएससी चलना चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आप सभी जानते हैं कि 2 पेपर होता है। प्रीलिम्स का क्या होता है? 2 पेपर सेम डे होते हैं। एक तो जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है। किसका? सीसैट। जीएस में आपके जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब जो है वो जीएस के पार्ट 1 में आपका एक पेपर होता है, उसमें पूछते हैं। और सीसेट में आपका जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से ये है, इसमें क्या पूछा जाता है, आपकी मैथ्स, थोड़ी सी रीजनिंग पूछी जाती है और इंग्लिश पूछा जाता है। तो ये कई बच्चों इससे डर जाएंगे। ये दूसरा पेपर है प्रीलिम्स का, पेपर 2, इससे कई बच्चे डर रहे होंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना कहना है, यहां से जो बताया जाएगा ये आपको करना है, यहां से जो बताया जाएगा उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये सीसेट क्या है?
सीसेट का पेपर होता है। अब मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपका क्या है, मेंस में आपका जीएस के कुल कितने पेपर होते हैं, जीएस के कुल 4 पेपर होते हैं। कितने, जीएस पेपर 1, फिर जीएस पेपर 2, फिर जीएस पेपर 3 और फिर जीएस पेपर आपका 4 हो गया। ये कुल जीएस के मेंस में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। अब जीएस पेपर 1 जो है आपका, ये चारों पेपर कितने कितने के हैं, 250 नंबर के हैं, 250 मार्क्स के हैं। कितने, 250। ये सारे पेपर कितने हैं, 250 नंबर के हैं। अभी मैं आपको सब्जेक्ट में एंटर कराता हूं इंडियन पॉलिटी में, लेकिन बेसिक उन बच्चों को बता दूं जो यूपीएससी की तैयारी के बारे में कई बार क्वेरीज आती हैं कि बिल्कुल नहीं जानते। तो ये क्या है, ये भी 250 नंबर का है। तो इस तरह से कुल जो जीएस का पेपर है वो कितने, ये 1000 नंबर के, 250 इस तरह से कुल जीएस के कुल कितने 1000 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, 1000 मार्क्स के आपके जीएस के पेपर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका एक और पेपर होता है, ये पेपर 1 मान लीजिए, ये कुल एक और पेपर होता है। वो पेपर आपका किसका होता है, एस्से का होता है। किसका होता है, एस्से मतलब निबंध का होता है। किसका पेपर होता है, ये मेंस में ही हो रहा है, निबंध का पेपर होता है। अब एक और आपका पेपर होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, वैकल्पिक विषय होता है आपका। क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वैकल्पिक जो विषय है इसके भी 2 पेपर होते हैं। इसके क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इसके कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर। इसी जैसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया ऑप्शनल में, तो उसके 2 पेपर यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहां पर 2 और पेपर होते हैं। 2 पेपर वो होते हैं, एक तो इंग्लिश कंपलसरी नाम का होता है। क्या होता है, इंग्लिश कंपलसरी नाम का ये पेपर होता है, ठीक है। मतलब ये इंग्लिश, ये पेपर सभी को देना अनिवार्य होता है, ठीक है। और एक और पेपर होता है वो आपका हिंदी कंपलसरी आप कह सकते हैं। अभी मैं इसको बता रहा हूं क्या है हिंदी कंपलसरी। यहां पर भारतीय जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उस में जितने भी रीजनल लैंग्वेज दे रखे हैं उनमें से किसी एक रीजनल लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट के लोग आप हैं तो हिंदी यूजुअली चूज करते होंगे, तो हिंदी कंपलसरी। ये जो पेपर ये 2 हैं, इसके मार्क्स क्या है वो मेरिट डिसाइड नहीं करते। मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है। इसके मार्क्स जो है वो मेंस के नंबरों में जोड़े नहीं जाते, ऐड नहीं किए जाते। तो ये क्या है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो अब आप देखिए, ये निबंध भी कितने का है, ये भी 250 नंबर का निबंध का पेपर। और ये ऑप्शनल के दोनों पेपर, ये भी 250 नंबर के हैं, ये भी 250 का है और ये भी 250 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए, ये 1000 नंबर का तो ये हो गया, और ये 250 और ये 250 और ये 250, तो कुल कितने हो गए आपके, ये 750 तो ये हो गए, 250 और 250 कितने हो गए, ये 750 हो गए ना। और ये क्या है, ये जो चारों पेपर जो जीएस के हैं वो कितने हैं, वो 1000 नंबर के। तो ये कितना हो गया, 1000 और ये 750, कुल मिला के 1750 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो गया, ठीक है। और ये जो इंटरव्यू है वो आपका कितने नंबर का होता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। 275 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप 1750 और ये 275 नंबर आप जोड़ देंगे तो कुल 2025 कितने जो बनते हैं, 2025 नंबर का आपका कुल जो है वो एग्जाम होता है यूपीएससी का, ठीक है। ये इंटरव्यू के मार्क्स अंतिम में जोड़े जाते हैं और मेंस के 1750। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से कुछ जो फ्रेम है यूपीएससी एग्जाम का वो कुछ इस तरह से दिखता है। और जीएस पेपर 1 में अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 2 में अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 3 में इसी तरीके से 4 में, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जो बच्चे अगर यूपीएससी को के बेसिक्स को नहीं जानते, थोड़ा नोट डाउन कर लें। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, पॉज करके। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये पेपर 1 2 3 4 में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पेपर 1 2 3 4 में क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पेपर 1 जो है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, जीएस पेपर 1 में आपका क्या है, जीएस पेपर 1 में आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है। आपकी क्या है, ज्योग्राफी मतलब इतिहास पूछा जाता है। फिर ज्योग्राफी मतलब भूगोल पूछा जाता है। उसके बाद क्या पूछा जाता है यहाँ पर, अच्छा आप लोगों में से अगर जिनको मालूम है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप नए हैं इस जो आपका ये क्लास ओनली यूपीएससी पर आप नए हैं, तो आप सबसे पहले क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है और आर्ट एंड कल्चर,
ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये क्या है, ये भी पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ आपका क्या है, यहां पर सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, समाज, ठीक है, सोसाइटी एक सब्जेक्ट है, समाज नाम से है, वो भी आपको इसी पेपर में क्या है, पूछा जाता है। तो यूएस पेपर 1 में क्या है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो क्या है, पूछे जाते हैं। अब इतिहास में भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, वही मध्यकालीन भारत, मतलब प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह से जीएस पेपर में ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। सोसाइटी मतलब समाज, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और आर्ट एंड कल्चर वही जो कला एवं संस्कृति, ठीक है। तो ये जीएस पेपर में मोटे मोटे तौर पर ये है। और जीएस 2 में आपका क्या पूछा जाता है, आपकी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, जिससे आज हम शुरुआत करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, क्या नाम है इसका, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिससे आज हम शुरुआत करेंगे। आईआर पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध का भी क्या होता है, यहां पर इसी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और आपका क्या, गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस जो है ये इसी पेपर में पूछा जाता है, जिसे शासन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शासन। तो ये सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग जो इसी पेपर में क्या है, पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ सोशल जस्टिस, क्या है, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस जो है वो आपका जो है सामाजिक न्याय बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो मैं हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश में लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं हिंदी में, तो हिंदी में नोट डाउन करते चले, ठीक है। अब जीएस पेपर 3 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपकी इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास आपको मिल रही है। 19 क्लासेस हो चुकी हैं, जो बच्चे नए जुड़े हैं, इकोनॉमी की क्लास वहां पर शुरुआत हो चुकी है, वहां 19 क्लासेस हो गई हैं। वो कैसे, जो नए जुड़े हैं वो कैसे करना है, वो अभी निश्चिंत रहे, मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इकोनॉमी की जो है यहां पर क्या आता है, इकोनॉमी की क्लास पेपर 3 में पूछता है। और आपका यहां पर क्या पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक, ये क्या है, ये पेपर 3 में ही पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ और क्या पूछा जाता है, साइंस टेक। अब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आंतरिक सुरक्षा भी इसी में पूछा जाता है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है, ये भी इसी में ही क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ बेसिक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट भी, आपदा प्रबंधन भी एक सब्जेक्ट है जो इसी में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 3 क्या है, कुछ इस तरह से ये सब्जेक्ट है। और पेपर 4 में जो है, जीएस पेपर 4 में क्या है, एथिक्स का पेपर होता है, ठीक है, किसका होता है, नीति शास्त्र, एथिक्स का। इसमें अलग अलग पार्ट है, वो आपको जब क्लासेस शुरू होंगी तो वहां पर बताया जाएगा। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें। और यकीन मानिए, अगर आपने आज शुरुआत कर दी, एक मोटा रजिस्टर ले लें, आज आपकी कौन, जीएस पेपर 2 की जो क्लास शुरू हो रही है, इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राज्य व्यवस्था से आज क्लास यहां पर शुरू हो रही है। किससे शुरू हो रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब जो बच्चे यूपीएससी को जीरो से बिल्कुल नहीं जानते हैं, एकदम इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है जो मैं शुरू करने जा रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था की, वो एकदम शून्य से शुरुआत करूंगा, एकदम शून्य से। अगर आप इंडियन पॉलिटी को बिल्कुल भी अभी तक नहीं जान रहे होंगे, एकदम शून्य होंगे, तो ये मानकर चलिए आप झूम कर, आपकर फिंगर पे आपके क्या होगी, पॉलिटी होगी, भारतीय राज्य व्यवस्था की जो कंटेंट टॉपिक्स हैं वो आपके फिंगर पे होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप जो बच्चे पुरानी क्लासेस कर रहे हैं, इकोनॉमी की हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो जिन्हें बुक्स मिल चुकी है, वो प्लीज कमेंट में बताएं बच्चों को कि यहां पर क्लासेस होती हैं और पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है, ठीक है। तो अब चलिए ज्यादा समय ना लेकर यहां पर शुरुआत करते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी की। चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप लोगों को करना यह है कि इसको क्या कर लें, आप इसको थोड़ा नोट डाउन, अगर जिन बच्चों को पता नहीं है वो नोट डाउन कर ले, ठीक है, नोट डाउन कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्लास शुरुआत करते हैं, इससे पहले देखना यह जरूरी हो जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो इससे पहले देखना यह जरूरी हो जाता है कि यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये आयोग अपने सिलेबस में, अपने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में क्या क्या जो टॉपिक है वो दे रखे हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद शाम तक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ क्या क्या टॉपिक इसमें इंडियन पॉलिटी में है, ठीक है, वहां पर पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो सिलेबस इंडियन पॉलिटी का क्या है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल के हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो फ्री यूपीएससी क्लास, फ्री निःशुल्क क्लास में यहां पर आपकी शुरुआत यहां पर की जा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, पॉलिटी की क्लास को। देखिए ये लैंग्वेज इंडियन पॉलिटी, ठीक है। शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है ये? भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए बेसिक आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक कीवर्ड्स को देखेंगे, जिससे ये जो कीवर्ड्स आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, ये पूरे यूपीएससी के इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट में बार बार घूम फिर के आपके पास आएंगे। और ये अगर आपने कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स के कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होंगे तो ये मानकर चलिए कि आपको इंडियन पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछेगा वहां से छूटेगा नहीं। अब कई लोगों के प्रश्न ये होंगे क्या एनसीईआरटी इसमें कवर की जाएगी, तो बिल्कुल, और क्या रेफरेंस बुक ये कौन सी पढ़ाई जा रही है यहाँ, तो एनसीईआरटी कवर की जाएगी। और रेफरेंस बुक जो है वो आपको अभी कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपको जो बुक्स हैं वो हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे। क्या है? जो आपको बुक्स हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कैसे होगी? अभी क्लासेस शुरू होंगी, 2 4 10 क्लासेस होंगी, तो धीरे धीरे आपको कंटेंट एनसीईआरटी भी और रेफरेंस बुक भी यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर शुरुआत करते हैं। अब जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करते हैं, तो ये आप सबसे पहले आप एक जो कीवर्ड्स हैं उससे नोन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या है, संविधान, एक शब्द आता है संविधान। अच्छा, किस किस को संविधान के बारे में जानकारी है कि आखिरकार ये संविधान होता क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि संविधान क्या है। किसी को मालूम है संविधान? संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्या है संविधान? बताएं संविधान क्या है? किसी को मालूम है? कमेंट में बताएं कि संविधान क्या है। आप लोग तो रोज देखते होंगे भारतीय संविधान, पॉलिटिकल भी न्यूज चलती होगी कि देश में संविधान बदलने की बात करी जा रही है, इस तरह की चीजें चलती होंगी। तो आखिरकार ये संविधान है क्या? कमेंट में बताएं अगर किसी को मालूम हो कि संविधान मतलब क्या होता है। अब देखिए ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। आप बोलकर चल देते हैं संविधान, सरकार, ये सब है क्या? ये छोटे छोटे कीवर्ड्स। तो कमेंट में संविधान क्या है, संविधान क्या है, कैसे जो आपका संविधान है कैसे काम करता है, ये क्या है? तो आप ये कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, आप क्या कह सकते हैं, ये क्या संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। देश की क्या है? सर्वोच्च क्या है? विधि है, मतलब सुप्रीम पावर है। ये क्या है? ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? सुप्रीम क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्या है? ये सुप्रीम लॉ है। आप क्या कह सकते हैं? कोई पूछता है संविधान क्या है, कहीं लिखने को आ गया संविधान के बारे में, आप क्वेश्चन आया हुआ, अगर एक लाइन में आपको संविधान के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? देश की सर्वोच्च विधि है। ये क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब और शब्दों में अगर हम संविधान को डिफाइन करना चाहें, और शब्दों में, इससे ऊंचा कुछ नहीं, कहने का मतलब इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, इससे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था इससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर। तो यही इसीलिए वजह से क्या कहा गया है कि ये सर्वोच्च विधि है। क्या है? सर्वोच्च विधि है। अब संविधान में क्या होता है? संविधान में सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इसी में आ जाते हैं। क्या होते हैं? संविधान में सरकार के विभिन्न अंग, अभी मैं समझा रहा हूं ये क्या है। विभिन्न अंग भी आते हैं। विभिन्न अंग मतलब क्या है? यहां पे आपका जो आपकी विधायिका हो गई, क्या हो गई आपकी? विधायिका हो गई, और आपकी क्या हो गई? कार्यपालिका हो गई, और आपकी क्या हो गई? न्यायपालिका हो गई। न्यायपालिका हो गई। यानी कि ये जो आपका क्या है, जो संविधान में क्या है? विधायिका,
विधायिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहते हैं। जो लेजिस्लेचर है, ये जो आपकी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, ये भी आ जाती है। और न्यायपालिका जो जुडिशियरी है आपकी, वो भी क्या है, इसी में आ जाती है। तो क्या है, संविधान में क्या है, संविधान में सरकार के विभिन्न अंग कौन से हैं? संविधान में सरकार के जो विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ये सब क्या है, ये सरकार में ही, संविधान में ही आ जाते हैं। संविधान से बाहर कुछ नहीं। जैसे आपका जो संसद है, आप जानते होंगे, जो आपकी संसद चलती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है, ये विधायिका ही है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होती है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन अभी बस इतना जाने कि संविधान में सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सब आ जाते हैं, इसी में शामिल होते हैं सर, संविधान में ही। तो अगर कोई कहे कि मैं सरकार में हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, या फिर कोई कहे कि मैं इस पद पर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, मैं यहां हाई कोर्ट में हूं, मैं इस जगह पर कार्यरत हूं, पदस्थ हूं, तो अगर ये कोई कहे कि मैं सुप्रीम हूं, संविधान से भी ऊपर, तो बिल्कुल नहीं। ये क्या है, ये सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लॉ है। क्या है, कंट्री की क्या है, ये सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। ठीक है। अब और शब्दों में अगर हम संविधान को परिभाषित करना चाहें तो और क्या लिखेंगे, और क्या कह सकते हैं संविधान को? आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके मन में क्या आता है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके मन में क्या आती हैं। ठीक है। अब संविधान जो है, संविधान के जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, जो आप देख रहे हैं सरकार के विभिन्न अंग जो हैं, अब ये जो विभिन्न अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन पर क्या है आपकी, इनकी शक्तियों पर क्या है, प्रतिबंध भी आरोपित है। कहने का मतलब क्या है, इनकी शक्तियों पर क्या है, शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित है। अभी मैं बता रहा हूं क्या है, शक्तियों पर क्या है, प्रतिबंध भी आरोपित है। अभी इसका मतलब आपको बताता हूं, प्रतिबंध भी आरोपित है, प्रतिबंध आरोपित मतलब क्या, ये जो विभिन्न अंग हैं सरकार के, इन पर क्या है, इनकी शक्तियों पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों पर प्रतिबंध भी आरोपित है संविधान में। अब ऐसा नहीं है कि ये जो विधायिका है, यानी जो आपके मिनिस्टर होते हैं, जो आपके सिविल सेवक वगैरह हैं, मतलब जो आपके पॉलिटिशियन हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी शक्तियां इन्हें मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान से ऊपर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप संविधान से ऊपर होगे तो संविधान आपको क्या करेगा, पीछे की ओर पुश करेगा। तो ये क्या है, ये जो है, चाहे वो कार्यपालिका हो गई या न्यायपालिका, जुडिशियरी भी संविधान से ऊपर नहीं है। कोई जज, कोर्ट, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। तो इनकी जो शक्तियां हैं, इन पर भी क्या है, प्रतिबंध है, ऐसा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, इनकी पावर पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कहीं आईएएस हैं तो आप संविधान से ऊपर नहीं हो जाएंगे। कार्यपालिका में आईएएस आते हैं, बताऊंगा कैसे। आप न्यायपालिका, आप कहीं जुडिशियरी में हैं, आप कहीं के जज हैं, आप कहीं के लॉयर हैं, तो ये आप संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है। विधायिका, नेता, पॉलिटिशियन, कोई भी नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सुप्रीम है। ठीक है। अब और देखिए, और संविधान के बारे में आपको अगर ये क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मैं इसीलिए इसको बाइलिंगुअल करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर बाइलिंगुअल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब संविधान में देखिए क्या होता है, यहां पर संविधान में व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, और सरकार में और व्यक्ति के अधिकार में समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। क्या कोशिश की जाती है, समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। क्या होती है, व्यक्ति के जो अधिकार हैं, व्यक्ति के अधिकार और सरकार के बीच क्या होता है, यहां पर के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। समन्वय मतलब यहां पे कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की जाती है। किस पर, सरकार, व्यक्ति के अधिकार जो मिले होते हैं, और सरकार मतलब यहां राज्य आप कह लीजिए, सही शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो राज्य होती है, ठीक है, क्या है, जो राज्य है, ठीक है, राज्य जो है, राज्य और के बीच, व्यक्ति के अधिकार और राज्य के बीच क्या है, यहां पर समन्वय और सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। क्या है, समन्वय और क्या है, आप कह सकते हैं सामंजस्य। सामंजस्य यहां पर क्या है, बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेशन और यहां पर क्या हो,
यहाँ पे हार्मोनी हो, ठीक है, क्या हो, हार्मोनी हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए अगर व्यक्ति के अधिकार भी हैं, सरकार कुछ भी, मैं यहाँ पे क्या कहा कि ये जो है ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब किससे, सरकार से ऊपर नहीं हो पाएंगे, सॉरी संविधान से ऊपर नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये संविधान जो है, संविधान जो आपको अधिकार मिले हैं, और इसी के साथ साथ जो राज्य है, यानी कि जो हमारा राज्य, ये कह सकते हैं जो सरकार है, राज्य है, उनके बीच क्या है, समन्वय भी बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है, और क्या है, इन पर सामंजस्य भी बनाता है, इन पर हार्मोनी भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि टकराव की स्थिति ना हो, लोगों के अधिकार और सरकार के बीच टकराव की स्थिति ना हो। तो ये क्या है, ये संविधान ही है, संविधान ही ऐसी एक क्या है, ऐसा ही एक आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तावेज है जो पूरे देश को क्या है, लेकर चल रहा है। अब इतना बड़ा देश, इतने विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग, इतना बड़ा देश कैसे चल पा रहा है, आजादी के इतने साल हो गए, इतना बड़ा देश कैसे चल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ संविधान के चलते, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, व्यक्ति के अधिकार और राज्य के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी करता है। चलिए आप इसे नोट डाउन करते रहे, स्पेस कम हो गया, मैं इसको अब थोड़ा सा इरेज करता हूं। और अगर हम संविधान को यहाँ पर ब्रीफ करना चाहें, और अगर हम संविधान को यहाँ पर ब्रीफ करना चाहें तो और क्या कह सकते हैं संविधान के बारे में। ये अगर देखिए ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, अगर आप इसको माइंड में नहीं रखेंगे, होता है आप आम बोलचाल में आप चाय पीने जाते होंगे कहीं टपरियों पर, छोटे छोटे स्टॉल पर, वहां चाय वाले जो ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि आम बोलचाल में तो संविधान को बोलकर आगे बढ़ जाते हैं कि यार संविधान बदल दे रहे हैं ये, और ऐसा हो जा रहा है। तो लेकिन है क्या ये संविधान, ठीक है। अगर आप में और वो चाय वाले व्यक्ति में या सब्जी वाले व्यक्ति में, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनमें थोड़ा अंतर तो होना चाहिए। तो अंतर यही स्पष्ट होता है कि ये सब चीजें क्या हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि संविधान में आती हैं, ठीक है। और संविधान इस तरह से ये कुछ फ्रेम होता है संविधान का, ठीक है। अब ये अगर आप ये कहें कि संविधान जो है वो आपका क्या है, यहां सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, क्या है, सिर्फ संविधान एक लिखित दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज नहीं है, मतलब क्या है, नहीं है, मतलब ये सिर्फ पेपर नहीं है, संविधान क्या है, सिर्फ पेपर नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, ठीक है, जो हमारे आदर्श हैं, लक्ष्य हैं, उनको पाने की भी कोशिश यहां पर की जाती है। तो ये क्या है, ये सिर्फ पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है संविधान कि यार एक डॉक्यूमेंट है और उठाया और हटा दिया, इसमें डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा नहीं है, नहीं। यहां पर क्या है, ये जो संविधान है वो दस्तावेज नहीं, सिर्फ दस्तावेज नहीं है, बल्कि क्या क्या है, यहां पर हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, इनको पाने की यहां पर क्या की जाती है, कोशिश की जाती है, इनको उल्लेख भी इनको यहां पर किया गया है। क्या है, आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्यों का क्या किया गया है, यहां पर संविधान में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहां पर डिस्कस किया गया है, दिया गया है कि हमारे जो आदर्श हैं ये हमें पाना है, लक्ष्य हमें पाना है, ये उद्देश्य है हमारे संविधान का, ठीक है। तो यहां पर क्या है, संविधान क्या है, केवल दस्तावेज नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ पेपर नहीं है, बल्कि यहां पर हमारे जो हमें जो आदर्श, लक्ष्य और उद्देश्य जो हमें पाने हैं उसका भी उल्लेख क्या है, यहां संविधान में किया गया है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ क्या है, आपके संविधान है, जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, और क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमें पाना है। यहां पर क्या किया गया है, संविधान में इन सारी चीजों पर क्या किया गया है, ब्रीफ में डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब चलिए, ये संविधान की बात हो गई। मुझे उम्मीद है कि संविधान आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और बिल्कुल जीरो से तैयारी की शुरुआत की जा रही है, बिल्कुल शून्य से। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते पॉलिटी को, वो भी यहां पर क्या करेंगे, पॉलिटी को झूम के पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अभी इन छोटे टॉपिक्स से कैसे आप बड़े टॉपिक्स पे पहुंच जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और यहां पर छोटे छोटे टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो बड़े टॉपिक्स आपको आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। दिन में आप कुछ भी खाएं, कुछ भी खाएं, ये ऐसी दवाई है, ये ऐसी मेडिसिन है, आप कुछ भी खाएं, शाम में आपने 2 बूंद लिया और बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके पेट में, आपके स्टमक में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो क्या है, ये अगर आपकी तैयारी सटीक रही, क्लियर रही, ठीक है। तो क्या है, यहां पर हमने क्या देखा, हमने संविधान को देखा कि संविधान है क्या और किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। संविधान को हमने यहां पर देख लिया, डिस्कस कर लिया कि संविधान है क्या, किस तरह से, थोड़ा सा इससे ऊपर कोई नहीं है। जो संविधान, सरकार के विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो किस तरह से इस
संविधान से बधी हुई है, इससे ऊपर नहीं है। ये कुछ हमने पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए। अब अगला जो कीवर्ड है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपका जो लोकतंत्र है, जो आपका डेमोक्रेसी है, वो क्या है। डेमोक्रेसी क्या है। अब लोकतंत्र बचाने की कोशिश की जा रही है। आप भाषणों में सुनते होंगे ये सरकार आ गई तो ऐसा होगा, ये सरकार हम आ गए तो लोकतंत्र बच जाएगा। तो इस तरह ये डेमोक्रेसी क्या है। अब आम बोलचाल में तो मैं बोलता हूं ना कि कम पढ़े लिखे लोग भी लोकतंत्र बार बार बोलते हैं, डेमोक्रेसी ये खत्म हो जाएगी ये। लेकिन आप और उन लोगों में अंतर क्या रह जाएगा अगर आप लोकतंत्र को सही से नहीं जाने होंगे। यूपीएससी का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। अब इस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपको लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन ये कहें कि नहीं मालूम या लोकतंत्र है क्या, आपको बिल्कुल खोल के रख देना है कि लोकतंत्र है क्या, डेमोक्रेसी क्या है, ताकि आप अगर कहीं खड़े हो डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, बिल्कुल ओपन करके आप बताएं, बिल्कुल ओपन, कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहां अगर किसी के सामने आप बात करें तो लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा खड़ा है, ये बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और वाकई में डेमोक्रेसी क्या है एकदम खोल के आपको रख देना है। तो क्या है भैया लोकतंत्र क्या है, एक बार कमेंट में बताएं। लोकतंत्र आम बोलचाल में तो आप लगातार क्या करते होंगे, यूज करते होंगे, लोकतंत्र ऐसा है, लोकतंत्र वैसा है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी क्या है, क्या है ये डेमोक्रेसी, कमेंट में बताएं अगर किसी को मालूम है डेमोक्रेसी क्या है। चलिए देखिए, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें ताकि यहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे और यहां पर पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जाएगी। चलिए, ये जो लोकतंत्र है उसे थोड़ा तोड़ते हैं। ये लोक और तंत्र दो शब्दों से बना है ना, लोक और क्या है तंत्र, ठीक है, दो शब्दों से आपका बना है लोक और तंत्र। ये जो आपका लोक है उसका क्या मतलब है, यहां पर लोक जो है उसका क्या मतलब है, लोक का मतलब होता है आम जनता, ठीक है, आम क्या होती है, जनता होती है, ठीक है। हम आप जो लोग हैं वो क्या है, लोक हैं, क्या है वो, क्या है वो, लोक हैं, ठीक है। यानी डेमोस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डेमोस का मतलब यहां पे क्या होता है, ये इसको इंग्लिश में अगर कहें, ठीक है, तो ये क्या है, लोक क्या है, आम, आप, हम लोग क्या है, ये डेमोस है। अब लोकतंत्र को मैंने तोड़ दिया, लोक और तंत्र, ठीक है। अब यहां पर लोक का मतलब आम जनता हो गई, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहां पर क्या कह सकते हैं आप, जहां पे जनता की इच्छा का शासन हो, क्या हो, जनता की इच्छा का शासन हो। कोई ऐसा व्यक्ति ना शासन करे जहां पर सिर्फ एक तरफा हो, मैंने ही यहां पर राज करना है, नहीं, जहां पर क्या हो, जहां पर जनता की इच्छा का शासन हो। अभी मैं और एकदम डिटेल में इसको डिस्क्राइब करता हूं, जहां जनता की इच्छा का शासन हो, ठीक है। अब जनता की इच्छा कहां चलेगी जनता की इच्छा, आप जो चाहेंगे वही होगा, एक तरफा चीजें नहीं होंगी। तो क्या है, यहां क्या होगा, डेमोक्रेसी में जनता की इच्छा का क्या होता है, शासन होता है, क्या होता है, शासन होता है। अब यहां पे प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, गरिमा का समान महत्व है। बात को समझिएगा, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व का क्या मतलब है डेमोक्रेसी में, मतलब आप समझिएगा कि यहां पर कोई मान लेते हैं ये अंबानी है, ठीक है, अंबानी है और ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, बी पर्सन, ये अंबानी है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो अंबानी है, अंबानी के लिए रूल्स का जो रेगुलेशंस हैं वो अलग हैं, कानून अलग हैं, आपके लिए अलग है। अंबानी भी अगर वही क्राइम करेगा तो अंबानी को भी वही सजा मिलेगी जो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा कोई अलग नहीं है, सब समान है। यहाँ पर आपकी गरिमा का सामान्य महत्व, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी पर्सन, इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया जाता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे सभी व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है, इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, दिया जाता है। तो ये क्या है, यहां पर लोकतंत्र में ये सारी चीजें ही दिखती हैं। अगर ये राजशाही होती क्या होता, राजशाही में तो फिर दिक्कत हो जाती ना, फिर वो तो कुछ भी शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे और आप कह सकते हैं क्या, जहां जनता की सहमति से क्या होता है,
जहां जनता की सहमति से क्या होता है, निर्वाचन होता है। जनता की सहमति से निर्वाचन होता है, निर्वाचन हो मतलब जहां जनता का मन जो है उसके ही हिसाब से, सहमति के हिसाब से क्या हो, यहां पर शासन हो और इलेक्शन हो। क्या है, निर्वाचन हो और क्या हो, शासन हो। निर्वाचन हो और क्या है, शासन हो। ठीक है, शासन हो। तो जहां जनता की सहमति से निर्वाचन हो और शासन, मतलब इलेक्शन जो है वो जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, भाग लेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही शासन करेंगे। चुनाव हुआ आपके देश में, हमारे देश में, यहां पर क्या हुआ, हमारे देश में चुनाव हुआ, जो पार्टी जीती, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आपने वोट किया, जो पार्टी जीत के आई वो अब शासन कर रही है। तो यहां क्या है, ये डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन क्या होते, नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ शासन होता। इलेक्शन के माध्यम से शासन नहीं होता। जहां इलेक्शन के माध्यम से शासन नहीं है वहां क्या है, वो क्या है, वो लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति क्या है, पार्टिसिपेट करता है। किसमें, इलेक्शन में हर व्यक्ति निर्वाचन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो लोक की बात हो गई, ये लोक की बात हो गई कि लोक क्या है। अब ये अगला जो है आपका तंत्र, ये सिस्टम क्या है। ठीक है, तंत्र, ये तंत्र को क्या कहेंगे, हम सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो तंत्र में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तंत्र में कौन कौन से लोग तंत्र में क्या आती है, सरकार आती है। क्या आती है, सरकार आती है। अब सरकार के विभिन्न अंग भी तंत्र में आते हैं। कौन से हैं विभिन्न अंग सरकार में, मैंने अभी आपको बताया, जब इससे पहले संविधान बताया, तो सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। सरकार के विभिन्न अंग क्या है, ये सरकार, इसके विभिन्न अंग भी क्या है, विभिन्न अंग क्या है, सरकार के विभिन्न अंग, ये क्या है, जो आपकी विधायिका हो गई, विधायिका हो गई, और आपकी कार्यपालिका हो गई, और क्या है आपकी न्यायपालिका, जो जुडिशियरी हो गई, न्यायपालिका। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर हो गया आपका, क्या, जो आपका क्या है, जो आपका लेजिस्लेचर है, विधायिका है, और क्या है, जो आपकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है जो आपकी, और न्यायपालिका जो जुडिशियरी है आपकी, वो क्या है, वो तंत्र में है। मतलब सरकार जहां, अब आप ये कह सकते हैं, जो तंत्र में कौन आती है, सरकार आती है, और सरकार की विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तंत्र में आती है। तो अब कोई अगर कहे कि लोकतंत्र क्या है, जहां जिस तंत्र में क्या हो, जहां पे आम जनता और सरकार दोनों मिलकर जो संस्था स्थापित करते हैं, वही क्या है, लोकतंत्र है। आम जनता और सरकार दोनों मिलकर यहां पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। फिर सिर्फ एक व्यक्ति यहां पे शासन नहीं करता लोकतंत्र में, बल्कि जनता भी शासन करती है। कैसे शासन करती है जनता, आप इलेक्शन होता है, आप वोट करते हैं, और वोट करते हैं, ये क्या है, आप वोट कर रहे हैं, तभी वहां पर चुनकर आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सांसद आपका, विधायक आपका क्या कर रहा है, आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आप भी क्या है, लोग, जहां आप और सरकार दोनों मिलकर कहीं काम कर रहे हैं, वही लोकतंत्र है। ठीक है, जहां पे आम जनता और सरकार की भागीदारी हो, वही लोकतंत्र है। क्या है, जहां आम जनता और सरकार की भागीदारी हो, आम जनता और सरकार की प्लस सरकार की भागीदारी ही स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करती है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी अगर कहीं बनानी है, तो यहां पर जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट है, इनके एक साथ मिलने से ही क्या होता है, जो आपकी डेमोक्रेसी है उसका निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी है। अब कहीं डेमोक्रेसी की बात आए, लोकतंत्र क्या है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए। तंत्र में ये सारी चीजें हैं, लोक में हम आप जैसे लोग हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व बिल्कुल आपके माइंड में रहना चाहिए। अभी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आगे, तो ये आप देखेंगे किस तरह से हमारे एफआर में भी एकदम क्लियर किया गया है कि किसी को प्लस माइनस नहीं है, कोई भी यहाँ पे ऊंच नीचे नहीं है। किसी, आप ये कह सकते हैं कोई अंबानी है या कोई आम व्यक्ति है, तो कहीं यहाँ पर चलने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लोकतंत्र रही। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आपके क्लियर रहें, तो अभी जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एकदम भी दिक्कत नहीं आएंगी सारे आर्टिकल्स पढ़ने में, सारे अनुच्छेद पढ़ने में। ठीक है, चलिए यहां मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, पूरा आप एकदम क्लियर करें। ठीक है,
तो ये विभिन्न अंग सरकार की क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी मैं बताता हूं क्या है ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, पूरी तैयारी आपको निःशुल्क यहां कराई जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पूरी के पूरे जो आपको रिसोर्सेस हैं, बुक्स हैं, वो आपको मुहैया यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा मैं इरेज करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगला एक कीवर्ड्स, बहुत बेसिक से शुरुआत की गई है एकदम। अगर आप तैयारी में एकदम नए हैं तो भी एकदम शून्य से आपको पॉलिटी आप झूम कर पढ़ने वाले हैं, आपको पता नहीं चलेगा पॉलिटी खत्म हो गई और कितनी इजी लैंग्वेज में आपको मैं यहां डिलीवर करूंगा। ठीक है, चलिए एक वर्ड आता है आपका सरकार। अभी मैं बार बार सरकार पर बोल रहा था, सरकार के विभिन्न अंग जो हैं, ये सरकार क्या होती है। चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, आप कहते हो कि सरकार बनेगी, इसकी बनेगी, उसकी बनेगी या अन्य की बनेगी, तो ये सरकार है क्या। वाकई में अगर आपको कहीं पे बताना हो कि सरकार क्या है तो आपके पास पॉइंट्स होने। अगर डिस्कस आपको डिफाइन, यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा और मान लेते हैं आपको सरकार एक शब्दों में लिखने, एक लाइन में आया, तो सरकार को क्या लिखेंगे, क्या है ये सरकार, बताएं कमेंट सेक्शन में। किसी को मालूम हो तो सरकार के बारे में बताएं। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है ये देखते हैं। सरकार, अब ये लोग समझ रहे होंगे सरकार, ये छोटे छोटे टर्म क्या पढ़ा रहे हो। अभी जब सरकार को मैं डिफाइन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में इस शब्द का कितना महत्व है और यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये छोटे कॉन्सेप्ट में कितना विशाल, कितना डीप कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, अगर ये अभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे कि सरकार के बिना क्या कोई देश, कोई राज्य चल सकता है क्या। इतनी जो सरकार है, ये जो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसके बिना क्या कोई राज्य नहीं चल पाएगा, कोई देश नहीं चल पाएगा क्या, इसके बिना चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कमेंट में बताएं आप। तो अगर हम सरकार को थोड़ी इजी लैंग्वेज में डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो क्या है, सरकार आपकी क्या है, राज्य का मूर्त रूप है। मूर्त रूप का मतलब व्यवहारिक। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए यहां पे कहा जा रहा है राज्य का क्या है, सरकार जो है वो राज्य का मूर्त रूप है। तो मतलब आप समझिए राज्य, जो राज्य को बोलते हैं देश, राज्य का मतलब देश। यहाँ राज्य शब्द जो यूज हो रहा है इसका मतलब होता है देश। जो लोग पीएसआईआर के स्टूडेंट होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, वो समझ रहे होंगे कि वहां पर जब आप पढ़ते हैं तो देश को क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो देश का मतलब, यहाँ पे राज्य का मतलब देश हुआ। ठीक है, तो जो आपका देश है वो देश क्या है, देश अमूर्त होता है, दिखता नहीं है, अमूर्त होता है, अमूर्त रूप, ये किसी को दिखाई नहीं देता। और यही देश को दिखाने का आईना दिखाती कौन है, सरकार है, जो देश को अमूर्त होता है, दिखती नहीं, दिखाती है आप लोगों को। ये कौन होती है, सरकार ही होती है, सरकार ही होती है। यानी अमूर्त देश को अमूर्त रूप से मूर्त की ओर कौन ले जाती है, दिखाने का कौन कराती है, सरकार ही कराती है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं, थोड़ा सा डिफाइन करता हूं आपको वाकई में। आखिरकार देखिए, एक कोई मान लेते हैं ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है। इस कंपनी में कौन कौन से लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्या क्या है, शेयर होल्डर्स हैं और एम्प्लॉय होते हैं। तो ये जो कंपनी होते हैं इनमें तो ये लोग होते हैं, लेकिन असली ये कंपनी चलाता कौन है, चलाता कौन है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है। कौन होता है, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है, वो वाकई में इस कंपनी को क्या होता है, चलाता है। और ये लोग तो उसके भाग होते हैं, कौन, जो शेयर होल्डर्स होते हैं और क्या होते हैं, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या होते हैं, कंपनी को सिर्फ उसमें होते हैं, लेकिन असली चलाता कौन है, डायरेक्टर चलाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो राज्य है आपका, ये राज्य है आपका, राज्य कौन है, राज्य में कौन कौन, जैसे आम नागरिक जो है वो क्या है, आम नागरिक भी क्या है, इसी राज्य में होते हैं, लेकिन असली इस राज्य को चलाता कौन है, ये जो डायरेक्टर है आपका, यानी सरकार। कौन चलाता है, ये सरकार। ये सरकार ही असली क्या करती है, राज्य को चलाती है। तो कहने का मतलब यह है, व्यवहार में ले आती है। राज्य का क्या मतलब है, ये जो राज्य को व्यवहार में कौन ले आती है, मूर्त रूप कौन देती है, ये सरकार ही होती है। बात को समझ पाए। ये कंपनी की जो होती है, मान लेते वही एग्जांपल देकर मैं समझाता, कोई कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन इसमें इसके कंपनी के भाग तो होते हैं, लेकिन वाकई में असली में कौन चलाता है, यही डायरेक्टर चलाता है। ठीक उसी प्रकार से
यहाँ पे डायरेक्टर का रोल कौन लेता है राज्य में? सरकार ले लेती है। और लोग कौन होते हैं? जो शेयर होल्डर होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या होते हैं? वो नागरिक होते हैं। लेकिन वाकई में जो जिम्मेदारी होती है वो इसकी होती है, चलाने की, सरकार की। तो ये क्या है? ये सरकार है। सरकार राज्य का मूर्त रूप है, व्यवहार में ले आती है, किसी चीजों को व्यवहार में ले आती है, राज्य को व्यवहार में लाने का काम सरकार करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं उसको आप नोट कहीं कर लेंगे तो उसे आपको बाद में रिकॉल करने में इजी आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब और अगर इसको डिफाइन करें, राज्य के संदर्भ में सरकार को थोड़ा डिफाइन करें तो और क्या क्या होता है सरकार? अगर आप थोड़ा सा कमेंट करें कि राज्य जो आपकी सरकार है वो क्या है, थोड़ा आप एक बार कमेंट में बताएं कि क्या है सरकार, एक बार कमेंट में बताएं। कुछ और आपके मन में आ रहा हो सरकार से संबंधित, एक बार आप कमेंट में बताएं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है सरकार। देखिए सरकार, और अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो सरकार के पास क्या शक्तियां होती हैं? सरकार के पास क्या होती हैं? पास दंडित करने की क्या होती है? दंडित यानी पनिशमेंट देने की शक्ति होती है। ठीक है, पनिश करने की पावर होती है, शक्ति होती है। शक्ति होती है किसमें? एक भूभाग खंड में, एक भूभाग में, मतलब एक एरिया में, एक एरिया में। अब इसका क्या मतलब है? देखिए सरकार के पास, सिर्फ सरकार देश को क्या करती है? अब देखिए सरकार, अगर ये पावर ना मिले सरकार को तो आम नागरिक क्या करेंगे? उनकी बात को नहीं मानेंगे, फिर देशद्रोह होगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो सरकार को क्या दिया गया है? ये दंडित, ये शब्द, ये जो हथियार है पनिशमेंट, दंडित करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया है एक भूभाग में। मतलब जैसे भूभाग का मतलब हो गया, जैसे यहां पर क्या है? यहां पर ये भारत राज्य है, भारत देश है, तो यहां पर जिसकी सरकार है उसको ये पावर है। ठीक है, ऐसे ही आपका मान लेते हैं छोटा स्टेट की बात कर ले, कोई आप किसी राज्य, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, यूपी, तो वहां क्या है? वहां अलग अलग सभी को पावर। तो सरकार क्या है? सरकार के पास दंडित करने की शक्ति होती है एक भूभाग में। ठीक है, अब देखिए अगर और इसको ब्रीफ में अगर हम डिफाइन करें, सरकार को ब्रीफ में डिफाइन करना चाहें तो प्लीज कमेंट में बताएं कि और क्या क्या चीजें होती हैं, और क्या क्या चीजें होती हैं, एक बार प्लीज बताएं सरकार के पास और क्या क्या चीजें होती हैं। सरकार, अब मैंने यहां पर क्या बताया? सरकार दंडित करती है, पनिश करती है। तो क्या सिर्फ दंडित करना उनका काम है? नहीं, बल्कि क्या क्या है सरकार का काम? सरकार का काम और भी है क्या? लोगों की भलाई करना। ठीक है, आर्थिक भलाई, आर्थिक भलाई, ठीक है, सामाजिक भलाई, सामाजिक भलाई, ये सब क्या है? ये क्या है? सरकार के काम है। यानी इकोनॉमिकली जो है वो लोगों को आप ये कह सकते हैं कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट अगर तभी बन पाएगा, कल्याणकारी राज्य तभी बन पाएगा जब सरकार क्या है? सरकार आर्थिक भलाई लोगों की कर रही होगी, सामाजिक भलाई कर रही होगी। ठीक है, तो सरकार का ये क्या है? ये आपका सरकार का क्या है? ये कार्य है कुछ। ठीक है, अब देखिए इसी को क्या कहते हैं? यही वजह है सरकार को एक कल्याणकारी, क्या बोलते हैं? कल्याणकारी इंस्टीट्यूशन है सरकार। क्या है? कल्याणकारी। सरकार क्या है? सरकार का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है? एक कल्याणकारी के रूप में है, मतलब वेलफेयर के रूप में है। क्या है? वेलफेयर। ठीक है, कल्याणकारी। ठीक है, अब देखिए सरकार को तो हमने देख लिया। ठीक है, अब सरकार के क्या पार्ट है, कितने अंग हैं, वो हम थोड़ा देखते हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया, अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तरीका पढ़ाने का समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलती रहे। अब सरकार जो है, सरकार के कितने अंग होते हैं? क्या होते हैं? अंग कितने हैं वो पहले मैंने बताया स्टार्ट करते हुए कि सरकार के अंग हैं, बताया था ना। कमेंट करके प्लीज बताएं कि सरकार के कितने अंग हैं। कमेंट करके बताएं कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के क्या है? मैंने बताया था 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? कमेंट में बताएं। सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? आपकी पहली विधायिका हो गई। क्या हो गई? विधायिका हो गई। दूसरी क्या है? कार्यपालिका हो गई। ठीक है, और तीसरी क्या है? आपकी न्यायपालिका हो गई। न्यायपालिका हो गई। ठीक है,
तो ये कार्यपालिका ये विधायिका आपकी, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका है क्या? ये जो लेजिस्लेचर है आपका, जो ये आपका आप ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो है, और ये जुडिशियरी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये है क्या? लेजिस्लेचर का क्या काम है और कार्यपालिका का क्या काम है और आपकी न्यायपालिका का क्या काम है? देखिए, जो आपकी लेजिस्लेचर हो गई, क्या है ये आपका, जो आपका लेजिस्लेचर हो गया इसको, अब ये लेजिस्लेचर के भी क्या है, केंद्र, अगर केंद्र के स्तर पर देखें, यहां पर क्या होता है, यहां पर केंद्र के स्तर पर देखें तो केंद्र के स्तर पर ये जो विधायिका है वो क्या होती है, जो विधायिका है वो दो भागों में विभाजित होती है। जैसे क्या है, राज्यसभा और यहां लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। ये विधायिका क्या है, जो आप देखते हैं ना कि संसद में जो आपकी पार्लियामेंट होती है वहां पे लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, तो वो क्या है, वो विधायिका ही है, उसको विधायिका ही कहते हैं। किसको भी कहते हैं, जो राज्यसभा चलती है, लोकसभा, इनको क्या बोलते हैं, इनको विधायिका बोलते हैं। जो यहाँ दिल्ली में आपकी चलती है, कहां चलती है, दिल्ली में आपकी चलती है, वो विधायिका होती है। वो लेजिस्लेचर क्या होती है, उसे राज्यसभा बोलते हैं। और लोकसभा है वो क्या बोलते हैं, इसको निम्न सदन, क्या बोलते हैं, निम्न सदन, यानी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और आपकी राज्यसभा क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उच्च सदन बोलते हैं। ये लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा उच्च सदन। ठीक वैसे ही राज्यों में क्या होता है, ये तो केंद्र सरकार के स्तर पे है, केंद्र में जो आपकी चलती है। ठीक उसी प्रकार राज्यों में क्या है, राज्यों में भी ये दो भागों में है, ठीक है, दो भागों में। एक तो क्या है, एक आपकी विधानसभा है और दूसरी क्या है, विधान परिषद है। क्या है, विधान, आपको दिख रहा है, परिषद है। तो ये जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये क्या है, राज्यों में क्या होता है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है तो वहां पर जो आपके मुख्यमंत्री हैं, वहां पे भी एक क्या है, वहां पर भी एक क्या है, पार्लियामेंट बैठती है, वहां पर भी क्या है, वो विधान की जो लखनऊ में है या फिर जयपुर वाले, राजस्थान वाले जयपुर में है, ठीक है। और आपका इस तरह से क्या है, हर राज्यों में, तो राज्यों में ये विधानसभा होती है और विधान परिषद दो होती है। ये जो विधान परिषद है उसे राज्यों में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। ये ऊपरी सदन कहलाता है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसको निम्न सदन, निम्न सदन। अब मैं बता रहा हूं, ये जो आपका विधान परिषद है, ये जो आपके विधानसभा है, वो सभी राज्यों में होती है, सभी राज्यों में। लेकिन ये जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है, बात को समझिएगा, सभी राज्यों में नहीं है। सिर्फ अभी क्या है, अभी सिर्फ 6 राज्यों में है। अब ये 6 राज्यों में कौन कौन सी है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, लेकिन ये कैसे, क्यों ऐसा, इसके पीछे रीजन है कि सभी राज्यों में नहीं है ये विधान परिषद, और इस पर सिर्फ कुछ ही 6 राज्य में है। तो इसे मैं आगे फर्दर आपको डिस्कस करूंगा जब हम पढ़ रहे होंगे विधानसभा और विधान परिषद के स्ट्रक्चर को, तो वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि जो आपका आंध्र प्रदेश हो गया और आपका तेलंगाना, कर्नाटक हो गया और आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तो इसमें कौन कौन से हैं, ये 6 ऐसे राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, आंध्रा, ठीक है, केरल, ठीक है। ये क्या है, ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। क्या है, विधान परिषद है। अब बात को समझिएगा, आंध्र प्रदेश ये लिखा हुआ है, आंध्रा मैंने लिखा है सिर्फ, तो ये क्या है, ये 6 राज्य हैं जिन पे विधान परिषद है। एक 7वां राज्य भी था, जम्मू और कश्मीर। जब आप जानते हैं 370 हटा, तो वो यहां पर विधान परिषद भी वहां उसका विलय हो गया, वहां से हट गई, तो यहां पर 7वां था लेकिन वो हट गया, तो इस प्रकार से 6 हैं। तो राज्यों में क्या है, राज्यों में विधायिका क्या है, 2 प्रकार की होती है, एक तो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, ठीक है, ठीक है। इसको उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्य स्टेट के लेवल पर, और इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज विधानसभा, ठीक है। तो ये है। अब ये कैसे काम करती है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है विधायिका का, ये कैसे काम करता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
ये जो विधायिका जैसे राज्यसभा और लोकसभा, यहीं पर अगर लिख दे राष्ट्रपति, तो ये तीन राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपका संसद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट आपका बनाते हैं। ठीक है, वो फर्दर की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो विधायिका क्या है, केंद्र के स्तर पर ये है, राज्य के स्तर पर ये है, 6 ये इस प्रकार से 6 जगहों पर विधान परिषदें हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, एमएलसी का चुनाव होता है आपके यहाँ, ये सीधा इनका चुनाव कौन करते हैं, इनका चुनाव कौन करता है, ये जो विधान परिषद में लोग बैठे होते हैं उनका चुनाव आप लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में करते हैं। ये कैसे है वो आगे की क्लासेस में जब हम ब्रीफ पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना जाने रहिए, ये स्ट्रक्चर की विधायिका इस तरह के है केंद्र के स्तर पर और इस तरह से राज्य के स्तर पर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या देखते हैं हम, कार्यपालिका को देखते हैं। ये नोट डाउन करते चले, उसके बाद अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्यपालिका को देखेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें। अब कार्यपालिका को देखते हैं कि कार्यपालिका क्या है, कैसे काम करती है। देखिए कार्यपालिका क्या है, कैसे काम करती है। देखिए कार्यपालिका को, अच्छा कार्यपालिका को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं विधायिका का काम क्या है। क्या है विधायिका का आपका काम क्या है। देखिए विधायिका का काम जो है वो क्या है, विधि का निर्माण करना। क्या है, क्या है, कानून का निर्माण करना। क्या है, कानून का, विधि का निर्माण करना, इसका काम है। ठीक है, और क्या है, संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना। अभी मैं बता रहा हूं ये क्या होता है। देखिए विधि मतलब कानून, कानून का निर्माण करती है क्या विधायिका, और संविधान में संशोधन का मतलब अमेंडमेंट करती है। अमेंडमेंट का मतलब है संविधान में कोई किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, जोड़ना या घटाना। ठीक है, संविधान में किसी चीज को जोड़ना, यानी कोई किसी पार्ट को ले आकर जोड़ देना या संविधान से किसी चीज को हटा देना, ये क्या कहलाता है, इसी को संशोधन कहते हैं, इसी को अमेंडमेंट कहते हैं। तो जोड़ना और घटाना क्या है, संविधान में संविधान का संशोधन होता है। तो किसको पावर है, विधायिका क्या करती है, विधायिका के पास पावर है संविधान में संशोधन करना। ठीक है, और क्या है, विधि का निर्माण करना, यानी कि कानून का निर्माण करना, ये विधायिका के कुछ कार्य हैं। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना जाने रहिए। ये छोटा सा कि विधि आप संविधान में संशोधन कर सकती है आपकी विधायिका, और विधि का निर्माण कर सकती है, आपका क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। कमेंट में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आपके ये वैल्यूएबल कमेंट्स हमें थोड़ा सा आपको भी बताएंगे, बच्चों को भी, कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब चलिए आपका क्या देखते हैं, हम कार्यपालिका देखते हैं कि आखिरकार ये कार्यपालिका है क्या। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको कार्यपालिका को यहीं इसको बिना मिटाए इसको डिफाइन कर देता हूं। देखिए इसका क्या काम है, विधायिका का विधि का निर्माण करना काम है। कार्यपालिका का काम वहीं पे क्या है, वहीं पे कि ये जो विधि यानी कानून बन रही है उसको क्या करें, लागू करवाएं। क्या करवाएं, लागू करवाएं। तो कानून को क्या करती है, इसका काम कानून को लागू करवाना। लागू करवाना, करवाना किसका काम है, कार्यपालिका का काम है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या है, कानून बनाती है। जैसे आप संसद आप देखते हैं, लोकसभा में कानून पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, तो ये क्या है, वही है ना, कोई बिल पास हुआ, लोकसभा में गया, लोकसभा पास की, फिर किसके पास गया, आपका राज्यसभा में गया, वहां पास हुआ, फिर किसके पास चला जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर अनुमोदन देता है राष्ट्रपति, वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो वैसे क्या है, इसका काम विधि का निर्माण करना। वहीं कार्यपालिका का क्या काम है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना। कैसे लागू करवाती है मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इसका काम क्या है, कानून को लागू करवाना। ठीक है, अब ये कार्यपालिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। अभी मैं इसको लिखता हूं, कार्यपालिका क्या है आपकी, कार्यपालिका आपकी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कार्यपालिका है। ठीक है, पहला क्या है, स्थायी कार्यपालिका, कार्यपालिका, और दूसरा क्या है आपका, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। अब ये स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका क्या है, किसी को मालूम है क्या,
कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी मैंने बताया कार्यपालिका का काम कि कानून को लागू करवाना, ठीक है। तो ये सरकार का जो अंग है कार्यपालिका, वो क्या करवाती है, कानून को लागू करवाती है। तो अब ये बताएं कि ये जो स्थायी कार्यपालिका है उसका क्या क्या काम है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसको बोलते हैं, इसका क्या काम है, और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव इसका क्या काम है स्थायी कार्यपालिका का, प्लीज बताएं। देखिए परमानेंट जो आपका होते हैं, जो स्थायी कार्यपालक होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो सिविल सेवक होते हैं। कौन से होते हैं, सिविल सेवक। अब बात को समझिएगा, सिविल सेवक कौन, जिस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी, इस परीक्षा को पास करके, इस एग्जामिनेशन को पास करके आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस विभिन्न सेवाओं में जाएंगे, आप क्या कहलाएंगे, आप सिविल सेवक होंगे। तो ये सिविल सेवक क्या होते हैं, स्थायी कार्यपालिका। अब इन्हें स्थायी क्यों कहा गया है, क्योंकि इनको क्या है, इनको कभी कोई हटा नहीं सकता। हटाने का मतलब यह है कि ये स्थायी होते हैं। ये देखिए, ये जब 60 साल की उम्र में हो जाएंगे तो रिटायर होंगे, उससे पहले पहले इनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। तो ये इसलिए स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी कार्यपालिका इनको कहते हैं। अभी मैं अस्थायी को जैसे ही बताऊंगा आप और अच्छे से स्थायी को समझ जाएंगे कि क्या होते हैं ये अस्थायी, ठीक है। तो ये जो सिविल सेवक हो गए आपके, आईएएस आईपीएस हो गए, ये क्या है, ये क्या है, आईएएस आईपीएस वगैरह क्या है, ये सिविल आपके स्थायी कार्यपालिका है, ठीक है। अब ये जो अस्थायी कार्यपालिका है वो कौन है। देखिए अस्थायी कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए अस्थायी कार्यपालिका जो है, टेम्परेरी जो होती है, वो केंद्र के स्तर पर क्या होती है, यहाँ पे दो में है, दो भागों में है। अभी मैं बता रहा हूं क्या है। जैसे आपका ये केंद्र में क्या है, आपका जो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं, प्रधानमंत्री आप ये कह सकते हैं। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, और आपके कौन से होते हैं, और आपके राष्ट्रपति जो होते हैं, क्या होते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो मतलब मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल अभी मैं बताता हूं है क्या, अभी आप समझ जाएंगे। और ये क्या है, ये आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। बात को समझिएगा। अब इनको अस्थायी क्यों बोला गया है। देखिए जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 साल एक बार चुनाव हुआ है, 5 साल चुनकर आए, उसके बाद वो फिर हट जाते हैं, फिर से दोबारा चुनाव होता है, इसलिए वो स्थायी नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। जबकि ये जो स्थायी वाला है, जो सिविल से एक बार परीक्षा पास कर लिया आपने, तो आप 60 साल तक वहां पर बने रहते हैं, उनको भंग नहीं कर सकता कोई, उनको हटा नहीं सकता जब तक वो इस तरह की गलत एक्टिविटी ना करें। तो कहने का मतलब यह है कि स्थायी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। वहीं जो ये आपका केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, ये भी क्या है, ये कार्यपालिका के क्या है, हिस्सा है। और ये केंद्र के स्तर पर ये क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए, और इनको हटाया जा सकता है। ये हटते हैं 5-5 साल बाद, फिर चुनाव होता है। फिर अभी देखिए, अभी चुनाव हुआ देश में, तो अगर ये जो आपके देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अगर चुनाव में वो हार गए होते तो कोई दूसरा सत्ता में आता, तो ये क्या है, ये अस्थायी है, अस्थायी है, ठीक है। और वही राष्ट्रपति है, अभी क्या है, आपके देश की राष्ट्रपति कौन चल रही है, अगर वो अगली बार क्या होगा, कोई और बनेगा, तो वो भी अस्थायी है, 5 साल के लिए ही है। चुनाव होता है, चुनाव के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप बनेंगे, आपकी सरकार होगी, तो ये इस तरह से अस्थायी है, इनको हटाया जा सकता है। अस्थायी होते हैं, चेंज हुआ करता है। स्थायी में क्या है, ये सारी। अब ये अस्थायी, जैसे केंद्र के स्तर पर तो प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति, राज्य के स्तर पर क्या होंगे, वही दो। यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह कौन आ जाएगा, प्रधानमंत्री की जगह आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं राज्य के स्तर पर, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यहाँ राष्ट्रपति की जगह आपके राज्यपाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कुछ इस तरह से। और इनका काम क्या है, इनका काम जो है पॉलिसी मेकिंग का होता है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इसको नोट डाउन करते चलें प्लीज, इसको नोट डाउन करते चलें। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। थोड़ा सा इनके कार्यों पर नजर डालते हैं, कार्यपालिका के कार्य क्या है, ठीक है, इनके क्या है, कार्य क्या है। अब थोड़ा सा कार्यपालिका के कार्य मुझे आप बता दो, मैं बताया हूं आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ आप इनके कार्य क्या हैं, कार्य बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कार्य क्या है। पहले मैंने क्या बताया, इसको क्या है, नीति बनाना, क्या है, पॉलिसी मेकिंग इनका काम होता है, नीति बनाना, ठीक है, क्या है, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और क्या करते हैं, इसका काम
ये जो कानून बना रहे हैं उनका क्या करते हैं, क्रियान्वयन भी करते हैं। क्या करते हैं, क्रियान्वयन भी करते हैं। ये जो कानून बन रहा है उसका क्या करते हैं, क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग इनका काम है। क्या है, पॉलिसी मेकिंग, और इसको क्रियान्वयन कराना, इसको इंप्लीमेंट कराना ग्राउंड पर। जैसे जैसे क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई कानून बना कि अब ये मान लेते हैं कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे या फिर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो 1000 रुपए का चालान होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो सरकार यहां पर कानून बना दी। अब इसका क्रियान्वयन कौन करवाएंगे, वही कौन लोग करवाते हैं कि ये जो ग्राउंड पे जाएंगे आप हेलमेट नहीं पहने होंगे तो यहाँ चालान काटा जाएगा। जब चालान कटेगा तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है, और जो लोग पहने होंगे उनके लिए वेल एंड गुड, जो नहीं पहने होंगे उनका चालान कटेगा। ये जो कानून है उसका ग्राउंड पर उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो ये प्लीज नोट डाउन करते चलें, ये बेसिक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो विधायिका द्वारा ये क्या है, ये जो क्या है, जो विधायिका कानून बनाती है, विधायिका क्या है, जो कानून बनाती है उसका क्रियान्वयन, इसको इंप्लीमेंट कौन करती है, कार्यपालिका करती है। कौन करती है, विधियों को, कानूनों को इंप्लीमेंट कौन करती है, कार्यपालिका करती है। चलिए, ये क्या हो गई, आपकी कार्यपालिका हो गई। अब आपका तीसरा जो है, सरकार का तीसरा अंग क्या है, न्यायपालिका। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। कोई अगर किसी से अलग हुआ तो क्या है, लोकतंत्र मतलब जीरो हो जाएगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये आपकी न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, आपकी जुडिशियरी क्या है, क्या है ये आपकी तीसरा, जुडिशियरी क्या है। देखिए, जुडिशियरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे, ठीक है, जुडिशरी को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा ये बेसिक चीजें जुडिशरी का, आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि जुडिशरी को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक बार मुझे बताएं। अरे न्यायपालिका है क्या, ये पहले बता दें, मैं पहले विभाजित तो बाद में कर देता हूं। न्यायपालिका है क्या, है क्या ये न्यायपालिका, प्लीज बताएं। न्यायपालिका है क्या, ये क्या है न्यायपालिका। देखिए, आप कह सकते हैं ये जो भारत का क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। मतलब क्या, ये जो आप ये कह सकते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, ये किसके संदर्भ में, ये न्यायपालिका, आप सुप्रीम कोर्ट, अभी रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। पहले आप पार्ट को देख लेते हैं कि कितने पार्ट हैं, कितने भाग में विभाजित है न्यायपालिका। उसके बाद देखिए, न्यायपालिका 3 भागों में क्या है, विभाजित है। कौन कौन से, पहला जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा कौन सा है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट। और तीसरा क्या है, जो आपका जिला न्यायालय, क्या है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है। ठीक है, तो ये क्या है, उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट, और जिला न्यायालय क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये बताएं कि इनका काम क्या है, पहले ये आप बता दें धीरे से कि ये जो न्यायालय होते हैं उनका काम क्या होता है। ये जो उच्चतम न्यायालय है, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक ही सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो कहाँ है, वो दिल्ली में है आपका। ठीक है, और उच्च न्यायालय जो है वो आपके हर राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय होते हैं। जैसे आप अगर बिहार से आते होंगे तो आप बिहार राज्य का भी उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश से आते होंगे तो उत्तर प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। सब राज्यों का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है वो सिर्फ एक है। अब इनके कार्यों पर थोड़ा हम नजर डालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जो आपका उच्चतम न्यायालय है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं, वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय। ये सबसे ऊपर है, वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय, न्यायालय। अब ये क्यों, देखिए जब भी मामला, ग्राउंड पे मैं बताता हूं, जब भी आपके यहाँ कोई मामला फंसता है, जब भी किसी के यहाँ, तो वो कोर्ट कौन सा होता है, आप अपने आपका जो जिला होता है वहां पर एक न्यायालय होता है, वहां जाता है मामला, जिला न्यायालय। ठीक है,
तो जिला, जैसे आप किसी भी जिले के होंगे वहां आपके एक आपका न्यायालय होगा, जिला न्यायालय जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ मामला आपका गया और यहाँ पे आप इस न्यायालय ने फैसला सुना दिया कुछ, और आपको संतुष्टि नहीं मिली कि यार ये जो न्यायालय है, जो जिला न्यायालय, वो फैसला जो सुनाया उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे मेरे फेवर में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो जिला न्यायालय है इस पे क्या है, इसके ऊपर दरवाजा खटखटा सकते हैं कि ये ऐसा फैसला सुना है, हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार नहीं है, प्लीज आप मेरी सुनवाई करें। उच्च न्यायालय से कहेंगे, आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय में चले जाएंगे, ठीक है, अपने राज्य के उच्च न्यायालय, इससे ऊपर ये है, ठीक है, उच्च न्यायालय में चले जाए। अब उच्च न्यायालय में आप गए, मामला सुनवाई हुई आपकी, और यहां से भी आपका क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपने जो केस था आपका वो आपके फेवर में नहीं, आपको लगा कि यार यहाँ भी मेरी सुनवाई हुई नहीं सही से, अब मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, तो सबसे ऊपर क्या है, इससे भी ऊपर क्या है, ये आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे ऊपर है, और सिर्फ एक है वो दिल्ली में। अब ये आप जाएंगे यहाँ पर, जो ये फैसला सुनाएगा उसके बाद आपको ये फैसला मानना पड़ेगा, क्या है, ये फैसला मानना पड़ेगा उच्चतम न्यायालय का, वही अंतिम फैसला होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, न्यायालय के कुछ काम है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय बोलते हैं, ये सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, ये उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय भी बोलते हैं, यही न्यायिक निकाय सबसे ऊपर है, ये इसीलिए बोलते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, ठीक है। अब ये जो आपका न्यायालय है, इनको क्या पावर है, थोड़ी पावर भी दी गई है, ठीक है, क्या दी गई है, पावर दी गई है, थोड़ी बहुत क्या, सारी पावर दी गई है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या पावर है, क्या सारी चीजें। देखिए, जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो, उसका काम क्या है, उसका जो वर्क है वो कैसे काम करता है, वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसका काम क्या है, उच्चतम न्यायालय के काम क्या है, तो ये क्या है, उच्चतम न्यायालय के कार्य को देखते हैं अगर, तो ये क्या करता है, ये विवादों का निपटारा करता है, क्या करता है, विवादों का निपटारा करता है, विवादों का निपटारा कैसे करता है, वही मैंने बोला ना कि कोई मामला फंसा, वहां पहुंचा, तो वो क्या है, जजमेंट सुनाएगा, ठीक है, क्या सुनाएगा, जजमेंट सुनाएगा, विवादों का क्या करेगा, निस्तारण करेगा, विवादों का क्या करेगा, समाधान करेगा, ठीक है, विवादों का निपटारा करेगा, विवादों का समाधान करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो उच्चतम न्यायालय है वो, उसके पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। कैसे पावर है, जब हम इस समय उच्चतम न्यायालय को तो अभी थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, अभी डिटेल में देखेंगे आगे, अभी तो बस बेसिक देख रहे हैं, सरकार के 3 अंगों के बारे में छोटा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे फर्दर पढ़ेंगे तो एक अलग से पूरा न्यायपालिका को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये अंग है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं कि सरकार के अंग हैं, ये कार्य है, शक्तियां हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है आपकी, ठीक है। ये जो सरकार है, ये तीनों मिलकर आपकी सरकार बनाएंगी, ठीक है। तो क्या है, उच्चतम न्यायालय कार्य क्या है इसका, विवादों का निपटारा करता है, विवादों का क्या करता है, समाधान करता है, ठीक है। और क्या है, इसका कार्य मूल अधिकारों की रक्षा करना, फंडामेंटल राइट, अभी आपको समझ में आएगा, मूल अधिकारों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब ये एफआर का जो प्रोटेक्शन करता है, फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन करता है, ये मूल अधिकार क्या है, वो अभी जब ये बेसिक कीवर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो ये हम आगे ब्रीफ पे पढ़ेंगे, मूल अधिकार क्या है, कितने हैं, एक अनुच्छेद को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि उच्चतम न्यायालय का है मूल अधिकार को, बस इतना ही समझिए कि नागरिकों को एक पावर दी गई है, एक अधिकार दिया गया है, ठीक है, कि कोई उनका शोषण ना कर सके, कोई उनका हनन शोषण ना कर सके। तो वो जो उच्चतम न्यायालय है, जो नागरिकों को ये अधिकार मिले हैं, मूल अधिकार, उनकी रक्षा करता है, ठीक है। किसी के अगर मूल अधिकार का हनन हुआ तो वो सीधा कोर्ट यहां पहुंच सकता है, उच्चतम न्यायालय, और कह सकता है कि साहब मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है, प्लीज मेरी सुनवाई की जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, उच्चतम न्यायालय यहाँ मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है जिसके मूल अधिकार का हनन हुआ होगा, वो अनुच्छेद आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सीधे पावर दी गई है हर नागरिक को, कि वो सीधा दरवाजा किसका खटखटा सकता है, उच्चतम न्यायालय का।
पहले मैंने बताया ना, न्यायपालिका में क्या है, न्यायपालिका में पहले आप डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय जाएंगे, फिर उसके बाद वहां सुनवाई नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय जाएंगे, उसके बाद नहीं तो सॉरी उच्च न्यायालय, उसके बाद उच्चतम। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको यहाँ सब जाने की जरूरत नहीं, सीधा इसका दरवाजा खटखटा सकते हैं उच्चतम न्यायालय का, आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। अब ये कैसे, ये क्या है मूल अधिकार, जो हनन होगा वो क्या क्या है, सारे अनुच्छेद क्या क्या है, वो क्या चीजें हैं जिसके होने से आपके मूल अधिकार का हनन होगा, वो मैं आपको अभी जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो यहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, मूल अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और क्या करता है, संविधान की क्या करता है, व्याख्या करता है। क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। बात को समझिएगा, संविधान की व्याख्या करना, ये अभी छोटे छोटे चीजों को बता रहा हूं मैं, ताकि आप जब अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय को तो इसको डिस्कस ब्रीफ में करेंगे, जजमेंट जो है सारे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि जो संविधान में चीजें दी गई, जितने आर्टिकल दिए गए हैं वो आर्टिकल ये है, उसका सही अर्थ, सही मीनिंग ये है, और आप इसी संविधान के दायरे में रहकर काम करिए। कोई भी संस्था है वो इसी संविधान के दायरे में काम करेगी, नहीं करेगी तो उच्चतम न्यायालय थोड़ा आईना दिखाता है उसको। क्या दिखाता है, आईना दिखाता है कि भैया आप संविधान के दायरे में रह के काम नहीं कर रहे हो, देखो ये गलत कर रहे हो। तो ये क्या है, संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है, संविधान की एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। क्या है कि ये संविधान में दिया गया है, अगर इससे बाहर आप गए तो फिर वही है ना कि आपको क्या है, सजा मिलेगी। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये क्या है, ये और आपकी सारी चीजें संविधान की व्याख्या करना, ये उच्चतम न्यायालय का कार्य है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्या है, आपका उच्च न्यायालय भी है और आपका जो जिला न्यायालय है वो भी ठीक इसी प्रकार से है। उसके विस्तृत कार्य हम जब ये पढ़ रहे होंगे न्यायपालिका के बारे में, तो हम जुडिशरी को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे। अभी ये सरकार के 3 अंग थे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको यहां पर ब्रीफ किया आपको। ठीक है, चलिए अब ये सरकार हो गई। सरकार आपने समझ लिया ना, 3 अंग होते हैं, क्या क्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। का जो विधायिका है वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी, आपकी लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र के स्तर पर, और राज्य के स्तर पर क्या है, आपकी विधान परिषद हो गई, और क्या हो गई, विधानसभा हो गई। ठीक उसी प्रकार से कार्यपालिका भी क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कार्यपालिका आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कौन सी है, जो आपके सिविल सेवक हो गए, आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, आईएएस कल को बनेंगे आप स्थायी कार्यपालक होंगे, स्थायी कार्यपालिका होगी। और अस्थायी कौन से हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, जैसे आपके क्या है, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर आपके मुख्यमंत्री जो हो गए, और कौन हो गए, राज्यपाल जो हो गए, वो आपके क्या है, वो आपके अस्थायी कार्यपालक है। ठीक है, अब न्यायपालिका को भी हमने उसी तरीके से देखा। ये छोटी छोटी व्याख्याएं, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन हमने यहां पर देखा। अब चलते हैं इसको इरेज करके एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो आम बोलचाल में तो आप देखते हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन को, अभी जब पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये कीवर्ड बार बार आएगा, बार बार घूम फिर के आएगा। और अगर आप इसको समझे नहीं होंगे, ये जो सारे टॉपिक है मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारे टॉपिक बार बार आपके पास घूम के आएंगे। सरकार, तो अब सरकार मतलब समझ लिए ना, ये सरकार इकलौती वो केंद्र में नहीं बैठी है, सिर्फ वही सरकार नहीं है, ये तीनों अंग मिलकर सरकार का गठन करते हैं। सरकार तभी संभव हो पाती है। ठीक है, अब चलिए एक वर्ड आता है, एक क्या वर्ड आता है आपका, संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, संवैधानिक क्या है, एक वर्ड आता है संवैधानिक। ये क्या है संवैधानिक, संवैधानिक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, ये संवैधानिक क्या है, बात को समझिएगा। किसी को पता है संवैधानिक क्या होता है, संविधिक, संवैधानिक, ये क्या होता है, किसी को मालूम है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पूरा यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर किया जाएगा। हर सब्जेक्ट, इकोनॉमी की क्लास आपकी
चल रही है। ये नया बैच शुरू है पॉलिटी से। इकोनॉमी की क्लास जो आपकी हो चुकी है 19 क्लासेस, उसके आगे आपकी आज तो इकोनॉमी की क्लास नहीं होगी, कल जो है आपकी फिर कल नहीं होगी, परसों से इकोनॉमी की क्लास शुरू होगी 5 बजे शाम से। 11 बजे आपकी रोज पॉलिटी की मिलेगी, शाम में आपकी 5 बजे आपकी इकोनॉमी की क्लास मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थ व्यवस्था की जो अर्थशास्त्र की क्लास जो आपकी वो मिलेगी। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स है मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आज आपको समझ में आ गई है चीजें तो पूरे पॉलिटी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी चीजों को डाइजेस्ट करने में, चीजों को पचाने में। अब देखिए, ये छोटे छोटे वर्ड्स आप अपने डेली लाइफ में कई बार सुनते भी होंगे। संवैधानिक, ये क्या है संवैधानिक? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, चीजों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या मिल रही है, फ्री क्लासेस मिल रही है। पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का वो फ्री में आपको मुहैया कराया जाएगा, कराया जा रहा है, शुरुआत हो गई है। ठीक है, अब यहां पर तो क्लासेस मिलेंगी यूपीएससी की, लेकिन हमारा एक दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से। किस नाम से है? शुभम मिश्रा के नाम से। ठीक है, ये जो तो हमारा दूसरा चैनल है, इस पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो टॉपर्स की कॉपी है वो कैसे कॉपी बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं टॉपर्स, और इसी के साथ साथ यूपीएससी में कैसे न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कैसे न्यूज़पेपर का अगर नोट्स बनाना है तो कैसे बनाएं, और यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करें, कैसे उसका ऑपरेशन करें, ताकि आने वाले भविष्य में जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा उसके आसपास के ही क्वेश्चन को पूछे तो आप अच्छे से उसको आराम से सॉल्व कर पाएं। ये बहुत अधिक प्रश्न जो होते हैं, बहुत बेसिक क्वेरीज भी होती हैं बच्चों की, ये सारी टेक्निक इस चैनल पे आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, और वहां पे 2 वीडियो अपलोड भी हुई है। तो शुभम मिश्रा वाले चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर इस चैनल को, शुभम मिश्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी आप करिएगा जब ये क्लास एंड हो जाएगी। एक टॉपिक ये जो आपका संवैधानिक है। ठीक है, तो क्या है संवैधानिक? कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट कर दिया, और ये प्लीज बताएं कि इस क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, क्या आपको और चाहिए वो प्लीज बताएं। मेरा दावा है कि क्वालिटी आपके फिंगर पर होगी, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो चलिए, संवैधानिक जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर दिख रहा, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल? बताएं एक बार, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल? तो आप ये कह सकते हैं, आसान भाषा में इसको कह सकते हैं कि संविधान के किसी भाग में जो शामिल होता है उसको संवैधानिक कहते हैं। क्या? संविधान के किसी भाग में। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे इंपॉर्टेंट है। संविधान के किसी भाग में शामिल, किसी भाग में शामिल, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भाग में शामिल। ठीक है, शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान के पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कहने का मतलब एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कि आपका आर्टिकल 19 क्या है? आपका आर्टिकल 19 जो है वो स्वतंत्रता किसकी भी देता है? प्रेस की स्वतंत्रता देता है, बोलने की आजादी आपको यहां पर मिलती है। अनुच्छेद आपके किससे? 19 के तहत। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 19 का जिक्र संविधान में है ना, वहां जिक्र किया गया है, तो ये जो जिक्र किया गया है वो संविधान के भाग में है ना, तो ये क्या है? संवैधानिक। जो चीजें संविधान में जिक्र जिसका है वो क्या है? वो संवैधानिक है। आर्टिकल 19 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 25, ये सारा जिक्र है संविधान में इसका, तो ये संवैधानिक हो गई। क्या हो गई? संवैधानिक हो गई। अब देखिए और क्या संवैधानिक है, किस तरह से हम इसको और बोल सकते हैं, जो आप कह सकते हैं संविधान के मूल, क्या है? मूल भाग में हो। संविधान मूल भाग में हो। क्या? संविधान के मूल भाग में हो, मूल भाग में हो, या फिर अथवा जोड़ा संविधान में क्या है? संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया हो? जोड़ा गया हो। संशोधन द्वारा क्या किया गया हो? द्वारा जोड़ा गया हो। बात को समझिएगा, अभी मैं बताता हूं। जोड़ा गया हो। ठीक है, देखिए ये जो मूल भाग का मतलब क्या है? संविधान के मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल संविधान के जो मूल भाग। जब शुरुआत में संविधान बना तो कितने आर्टिकल्स थे? 395। अभी वो आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 400 से अधिक हो गई है। ठीक है, 400 से कहीं अधिक हो गई है उसकी संख्या। तो ये क्या है? ये जो मूल भाग में ये जो संविधान, जो आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं वो क्या है? सारे संवैधानिक हैं। ठीक है, अब अथवा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, मतलब मैं संशोधन
की जो परिभाषा है, जो डिफिनीशन है, वो आपको बता दिया कि किसी चीज को जोड़ना या घटाने को क्या संशोधन कहते हैं। तो क्या कोई टॉपिक जो संविधान में क्या हो, नहीं हो, बाद में उसको जोड़ा जाए, उसको क्या कहते हैं, वो भी संवैधानिक है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं संवैधानिक हैं, ये कभी कभी स्टेटमेंट में आपके एग्जामिनेशन में आपके सामने आ जाती हैं। छोटे छोटे स्टेटमेंट आपके सामने आ जाते हैं। जैसे एक आपका 2019 या 18 ऐसे कुछ था, पूछा यूपीएससी ने कि विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, किस आर्टिकल में आता है। वो आपके सामने रख दिया था आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल, इस तरह से ऑप्शन था। बच्चों ने बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, आर्टिकल 19 के तहत क्या है, आर्टिकल 21 के तहत क्या है, ये क्या है आर्टिकल 21 क्या है, 21 आपका है जीने की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता। तो विवाह करना क्या है, विवाह करना भी एक जीवन का अधिकार है। तो वो क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो आपका एग्जाम्पल आपका मूल भाग में आपका संवैधानिक का क्या एग्जाम्पल होगा, कौन कौन सी संस्थाएं, जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी आपका क्या है, यूपीएससी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के मूल भाग में भी इसका क्या है, जिक्र था। अब यूपीएससी संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है। अच्छा, कई बार बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं, कई तैयारी भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं मालूम होता कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में यूपीएससी का जिक्र है। आपको पता है यूपीएससी का जिक्र किस संविधान में, आपने तैयारी शुरू कर दी, आप तो अभी बिगिनर हो, जो बच्चे पूरी कर लेते हैं उन्हें भी कई बार नहीं मालूम होता है। तो आर्टिकल 300 क्या है, 315, आर्टिकल 315 से 323 तक सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा जो सेवाएं हैं सिविल सर्विसेज की, उसका जिक्र अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है संविधान में। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूपीएससी क्या है, संवैधानिक है। जिस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो क्या है, वो संवैधानिक है। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, कैग, ये जो संस्था है कैग, ये भी क्या है, ये भी आपकी संवैधानिक है। क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, अब इसका जिक्र किसमें है, आर्टिकल आपका, आर्टिकल किसमें है, किसी को मालूम है तो आप बताओ आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। इसी के साथ साथ आपका इलेक्शन कमीशन जो हो गई, यानी चुनाव आयोग जो हो गया, वो भी क्या है, वो भी संवैधानिक है। क्या है, जो चुनाव करवाती है वो भी क्या है, संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, तो ये चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है। थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूं, आप समझ जाए, अपने नोट्स बनाते रहें। चुनाव आयोग क्या है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो आपका वित्त आयोग है, फाइनेंशियल कमीशन जो है, वो भी क्या है, वो वित्त आयोग भी संवैधानिक है। क्या है, संवैधानिक है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 के तहत आपका फाइनेंशियल कमीशन आता है, वित्त आयोग आता है। तो ये क्या है, इसे नोट्स कर लें, संवैधानिक क्यों, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये चुनाव आयोग संवैधिक है, संवैधानिक है, क्या है। तो संवैधानिक है, अभी संविधिक क्या होता है वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन संवैधानिक को अभी समझ रहे हैं। तो आर्टिकल आपका, सॉरी, जो चुनाव आयोग हो गया, आपका वित्त आयोग हो गया, ये सब क्या है, ये सब संवैधानिक है। वित्त आयोग जो आपका है, फाइनेंशियल कमीशन है, वो संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको देख लें। चलिए, अब ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट में आपके सामने आ जाता है। जैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि विवाह करने का अधिकार, राइट टू मैरी, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 21 सीधा है कि विवाह करने का अधिकार, तो सीधा सीधा है ना कि जीवन का वो अधिकार है, हो गया जिक्र। तो देखिए, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसकी व्याख्या करता रहता है, अपने जो एक्सपेंशन करता रहता है, किसकी, अपने संविधान का जो पार्ट है उसकी व्याख्या करता रहता है, विस्तृत रूप बनाता रहता है। कैसे होता है, अभी मैं आपको, जब हम पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में, जुडिशरी के बारे में, वो तो हम वहां पर चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, अब इस क्लास को थोड़ा सा यही मैं पॉज करता हूं, कहीं बम्बार्डमेंट ना हो जाए आपको, और लंबी क्लास भी, पहली क्लास ना खिंच जाए आपके लिए। तो अभी थोड़ा मैं पॉज करता हूं, कल का जो लेक्चर होगा वहां पे मैं थोड़ा उसकी रूपरेखा आपको बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लें, थोड़ी और चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप क्लासेस तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको क्या है, एक कुछ होमवर्क मैं देता हूं। होमवर्क ये है कि आप ये जो नोट्स हैं, जो पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाएं। क्या बनाएं,
नोट्स बना के किस पर हमें व्हाट्सएप करें, किस नंबर पे 9711411048, इस पर आप हमें क्या करें, व्हाट्सएप करें, क्या करें, व्हाट्सएप करें, ठीक है। इस पर क्या करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने नोट्स बना के आप पिक्चर ले लें, फोटो क्लिक कर लें और इस पर हमें क्या करें, व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और दूसरा, आप जब भी एक नोट आप बना रहे हो तो आपकी जो कॉपी है वो हो सके तो प्लेन पेपर पे लिखें। प्लेन पेपर मतलब सादे कागज पे नोट बनाए, अगर नहीं हो, आसपास ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका ये होता है क्या, इस तरह से आपकी कॉपी होती है, आप ये कोशिश करें कि यहां से लिखना शुरू करें, यहां से यहां तक लिखें, ऐसे लिखना शुरू करें। मतलब कहने का मतलब है यहां से शुरू करें या ऐसे लिखा करें, ये बीच में ये स्पेस, इधर से ये स्पेस, इतना ये स्पेस और इतना ये स्पेस, ये क्या है, आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, मैं बोल रहा हूं, यहां पे जब भी मान लेते हैं कि कोई आपकी कॉपी चेक कर लेता है तो वहां पे आपको रिमार्क दे सके, या फिर कहीं कोई अपडेट आया, किसी ये टॉपिक आप मान लेते हैं, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वहां पे करंट का मामला है, कोई टॉपिक अपडेट हो रहा है कुछ मामला, तो आप यहां पर क्या है, नोट के रूप में लिख पाए, चीजों को ऐड ऑन कर पाए अपने नोट्स में। तो यही वजह है कि इसको प्लीज साइड में आप क्या यहां पर छोड़ दिया करें। और होता भी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने बड़े ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन करें, तो आज से मैं आपको ऑफिसर बुलाता हूं। और ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है कि जब भी आप मान लेते हैं कि मैं बोलता हूं वही ना कि आप अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी, जिन सुनवाई में लोग आपके आएंगे, आप सुनवाई कर रहे होंगे, तो आपके पास कई बार एप्लीकेशन भी लोग लिख कर देते हैं। तो उस एप्लीकेशन में जब आप उस एप्लीकेशन को पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद जब उस पर आदेश लिखेंगे आप, तो अगर कोई यहां से लिख कर दे दिया पूरा, यहां पेपर में जगह ही नहीं है कुछ लिखने की, आप कहां आदेश लिखेंगे कि इस मामले में ये कार्रवाई की जाए, तो आपको कैसा लगेगा, बेकार सी चीजें लगेंगी ना, यार कैसा लिख के दे दिया है। तो जब आपको क्या करना, आपको यही सीखना है कि यहां स्पेस आप छोड़े कि यहां पर कुछ रिमार्क दिया जा सके, आप उचित कार्रवाई जो करना है किसी भी मामले की, तो यहीं से आप यहां पर सीखिए। ऑफिसर फर्स्ट डे से आप ऑफिसर बनने की कोशिश करें और अपने में चेंजेस लाएं, कम से कम प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ें, ठीक है। व्हाट्सएप करें कोई प्रॉब्लम हो, और टेलीग्राम पर जो है हमारा लाइव सेशन होता रहता है। आज जो क्लास आपकी पहली हुई है फ्री क्लास की, यहाँ पर आपका जो डिस्कशन है वो कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर रात में किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स यहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं 11 बजे आपकी अगली क्लास लेकर।